नमस्कार दोस्तों, मैं कुमार आकाश अपने YouTube चैनल एग्ज़ाम मेकर 24 में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे राज्यसभा से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को। दोस्तों, राज्यसभा से आपके परीक्षा में जो भी प्रश्न पूछे जाते हैं उसके सारे महत्वपूर्ण तथ्यों पर आज हम चर्चा करेंगे और हम उम्मीद रखेंगे कि यह वीडियो आपको अच्छी लगे। दोस्तों, यदि वीडियो आपको अच्छी लगती है तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और बेल आइकन जरूर दबा लीजिए, जिससे मेरे द्वारा अपलोड किए गए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि जो हमारी संसद है उसका वर्णन अनुच्छेद 79 में किया गया है। यानी अनुच्छेद 79 में कहा गया है कि जो हमारी संसद होगी उसका जो निर्माण होगा वह राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति से मिलकर होगा। तो दोस्तों, जो राज्यसभा है उसी का एक पार्ट है, उसके एक अंग है। तो इसके पहले हमने लोकसभा पढ़ा था, तो लोकसभा में इन सारी बातों को हम बताए थे। जैसा कि आप जानते हैं कि जो राज्यसभा है इसका वर्णन अनुच्छेद 80 में किया गया है, जबकि लोकसभा का वर्णन अनुच्छेद 81 में किया गया है और राष्ट्रपति का वर्णन अनुच्छेद 52 में किया गया है। तो हम पढ़ेंगे आपके राज्यसभा। तो दोस्तों, जो राज्यसभा होती है, राज्यसभा को हम अपर हाउस के नाम से जानते हैं। यानी अपर हाउस का मतलब होता है उच्च सदन। इसको हम उच्च सदन के नाम से जानते हैं। दोस्तों, इसको उच्च सदन के नाम, यह कभी भंग नहीं होती है, यानी यह कभी भंग होने वाली संस्था नहीं है। जबकि आप देखेंगे कि जो आपकी लोकसभा है जिसको हम निम्न सदन के नाम से जानते हैं, यह 5 वर्ष के बाद स्वतः भंग हो जाती है। जबकि आपका राज्यसभा जो है जिसको हम उच्च सदन के नाम से जानते हैं, यह कभी भंग नहीं होती है। और इसके जो सदस्य होते हैं दोस्तों, प्रत्येक 2 वर्ष के बाद इसके 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष के बाद रिटायर होते हैं, यानी सेवानिवृत्त होते हैं। फिर इन पर चुनाव होता है और यह प्रक्रिया हमेशा चलती रहती है। तो आपकी जो राज्यसभा है वो कभी भंग नहीं होती है। दोस्तों, राज्यसभा का जो गठन हुआ था, इस राज्यसभा का गठन आपका 3 अप्रैल 1952 को हुआ था। 3 अप्रैल 1952 को राज्यसभा का जो गठन हुआ काउंसिल ऑफ स्टेट के नाम से किया गया। यानी 3 अप्रैल 1952 को काउंसिल ऑफ स्टेट बना और फिर आपका बाद में चलकर 23 अप्रैल 1954 को इसका नाम बदलकर 23 अप्रैल 1954 को इसका नाम बदलकर राज्यसभा कर दिया गया। दोस्तों, इसको राज्यसभा को हम राज्यों की परिषद भी कहते हैं। यानी इसको राज्यों की परिषद भी कहा जाता है, क्योंकि इसके जो सदस्य होते हैं दोस्तों राज्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं। दोस्तों, जैसा कि जानते हैं कि जो आपके लोकसभा के सदस्य होते हैं वे जनता का प्रतिनिधि होते हैं, यानी जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं। जबकि जो आपके राज्यसभा के सदस्य जो होते हैं वो राज्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं। और दोस्तों, जो राज्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं तो आपके जिस राज्य में जितनी जनसंख्या होती है उसी के आधार पे उस राज्यों को सीटें आवंटित की जाती है राज्यसभा की। तो जितनी जनसंख्या होती है उतने ही आपके सदस्य होते हैं। और दोस्तों, जो आपके राज्यसभा का जो गठन है अनुच्छेद 80 में किया गया है, जो अभी आपको हमने बताया कि इसका वर्णन अनुच्छेद 80 में किया गया है। और दोस्तों, हमारे देश में राज्यसभा की जो अधिकतम सीट है वह 250 सीटें हैं, जबकि वर्तमान में देखा जाए तो यहाँ पे 245 सीटें हैं। दोस्तों, जो अधिकतम सीट है वो कहाँ से निर्धारित की गई है, तो दोस्तों 238 सीट आपके राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से, जबकि 12 सदस्य होते हैं दोस्तों वह राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। तो कुल इसको जोड़ दिया जाएगा तो 250 हो जाएंगे। लेकिन वर्तमान में जो स्थिति है दोस्तों, तो वर्तमान की स्थिति है कि यहाँ पे 245 सदस्य हैं। तो 245 सदस्य हैं दोस्तों, तो यहाँ पे 225 सदस्य आपके राज्यों से हो जाते हैं, 8 सदस्य आपके केंद्र शासित प्रदेशों से, यानी दोनों को मिलाकर 233 सदस्य, और फिर आपके 12 जो सदस्य हो जाते हैं वो मनोनीत सदस्य हो जाते हैं। तो कुल मिलाकर आपके 245 सदस्य राज्यसभा में इसमें वर्तमान में हैं। दोस्तों, यदि सबसे ज़्यादा जिस राज्य की जो जनसंख्या होती है उसी के आधार पर उनको सीटों को आवंटन किया जाता है। जैसा कि आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक सीटें हैं, क्योंकि यहाँ पे सबसे अधिक जनसंख्या है। तो उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक आपकी 31 सीट हैं और आपके महाराष्ट्र दूसरे नंबर पर आता है, तमिलनाडु तीसरे नंबर पे और पश्चिम बंगाल चौथे और बिहार 5वें नंबर पे आता है।
तो महाराष्ट्र में 19 सीट है, तमिलनाडु में 18, पश्चिम बंगाल और तमिल हैं। तो दोस्तों ये हमारे राज्यों में अधिकतम 5 राज्यों की सीटें हैं जो सबसे अधिक हैं। और केंद्र शासित प्रदेश की बात किया जाए तो केंद्र शासित प्रदेशों में जो दिल्ली है दोस्तों, दिल्ली में आपके 3 सदस्य राज्यसभा के हैं और 7 सदस्य आपके लोकसभा के हैं। तो 3 सदस्य आपके राज्यसभा से और 7 सदस्य आपके लोकसभा से होते हैं। दोस्तों कुछ ऐसे राज्य हैं जहाँ पे 11 सीटें हैं। तो दोस्तों आपके मध्य प्रदेश में देखेंगे, मध्य प्रदेश, गुजरात और आंध्र प्रदेश, यहाँ पे दोस्तों कुल 11 सीटें हैं तीनों राज्यों में। जबकि कर्नाटक में आपकी 12 सीट है। तो 11 सीट यहाँ पे हो गई और 12 सीटें यहाँ पे हो जाती है। कुल आपके 245 वर्तमान में सीट है दोस्तों। फिर आप देखेंगे कि ऐसे 9 राज्य ऐसे हैं दोस्तों, 9 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश जहाँ पे सिर्फ 1 सीटें हैं। 9 ऐसे राज्य और आपके केंद्र शासित प्रदेश हैं जहाँ पे सिर्फ 1 सीट है। फिर आपके कुछ ऐसे केंद्र शासित प्रदेश हैं जहाँ पे 1 भी सीट नहीं है। जैसे आप देखेंगे अंडमान निकोबार, लद्दाख, लक्षद्वीप, चंडीगढ़, दादर नगर हवेली और दमन द्वीप, यहाँ पे दोस्तों राज्यसभा की 1 भी सीटें नहीं हैं। और दोस्तों जो 12 सीट है जिसका मनोनयन राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है 12 सीटों का, तो दोस्तों जो 12 सदस्यों का जो आपका मनोनयन होता है तो वो ऐसे सदस्य होते हैं जो कला, साहित्य, विज्ञान और समाज सेवा के लिए उत्कृष्ट प्रदर्शन किए होते हैं। तो ऐसे लोगों को राष्ट्रपति चाहे तो मनोनीत कर देता है। तो कुल आपके 245 सीटें हो जाती हैं दोस्तों। उसके बाद अभी आपको ने बताया कि जो इसका आधार बनाया गया है वो जनसंख्या बनाई गई है। जनसंख्या के आधार पे ही इनके सीटों का आवंटन किया जाता है। दोस्तों जो राज्यसभा का सभापति होता है ना दोस्तों, जो सभापति होता है राज्यसभा का, वो हमारे देश का जो उपराष्ट्रपति होता है वह उसका पदेन सभापति होता है। और इसका जो वर्णन है दोस्तों अनुच्छेद 89 में किया गया है। अनुच्छेद 89 में कहा गया है कि जो उपराष्ट्रपति होगा वह राज्यसभा का पदेन सभापति होगा और उसका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। जैसा कि आप जानते हैं कि जो उपराष्ट्रपति का कार्यकाल होता है वह 5 वर्ष का होता है। जबकि आप देखेंगे कि राज्यसभा का जो उपसभापति होता है दोस्तों उसका कार्य 6 वर्ष का होता है। क्योंकि वह राज्यसभा का सदस्य होता है इसलिए उसका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। दोस्तों जो राष्ट्रपति को वेतन दिया जाता है वह राज्यसभा के सभापति के तौर पर वह प्राप्त करता है, न कि उपराष्ट्रपति के तौर पर। तो यानी वह जो वेतन पाता है उपराष्ट्रपति, वह सभापति का जो कार्य करता है उपराष्ट्रपति राज्यसभा में, तो उसी के बदले उसका वेतन दिया जाता है। और दोस्तों जो आपका राज्यसभा का उपसभापति होता है वह उन्हीं सदस्यों में से किसी एक सदस्य को चुना जाता है और उसका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। दोस्तों जो सभापति और उपसभापति होते हैं राज्यसभा में, उनको राज्यसभा के जो सदस्य चाहें तो उनको हटा भी सकते हैं। तो हटाने का जो तरीका होता है वही होता है दोस्तों कि इनको 14 दिन पहले इनको सूचना देनी पड़ती है। यदि किसी आपके सभापति या उपसभापति को हटाते हैं तो 14 दिन पूर्व इसकी सूचना उनको देना होता है। और दोस्तों जो ये विधेयक लाया जाता है, यह जो विधेयक पास होता है वह साधारण बहुमत से नहीं बल्कि विशेष बहुमत से पारित होता है। तो दोस्तों जो आपके राज्यसभा है, राज्यसभा में कि यदि कोई ऐसा प्रस्ताव यदि पारित हो जाए कि नहीं आपके उपसभापति और सभापति को हटाना है, तो उस समय जो आपका अध्यक्षता का कार्य होता है ये लोग नहीं करते हैं। और इसका वर्णन आपके अनुच्छेद 92 में दिया गया है कि अनुच्छेद 92 में कहा गया है कि यदि उपसभापति और सभापति पर यदि अभियोग चल रहा हो तो वह उस समय अध्यक्षता नहीं करते हैं। और दोस्तों राज्यसभा में एक महत्वपूर्ण अधिकारी होता है जिसको हम राज्यसभा का सचिव कहते हैं। यानी राज्यसभा का जो सचिव होता है वह भी एक महत्वपूर्ण अधिकारी होता है। दोस्तों इस समय वर्तमान में देखा जाए तो आपके जगदीश धनखड़ आपके सभापति हैं और उपसभापति आपके हरिवंश नारायण सिंह हैं, जबकि आपके राज्यसभा महासचिव आपके पीसी मोदी जी हैं। फिर दोस्तों जो आपका राज्यसभा के कुछ विशेष अधिकार दिए गए हैं, तो अधिकार वो क्या क्या होता है दोस्तों, तो आपका अधिकार दिया गया है कि अनुच्छेद 249 के तहत इनको कुछ अधिकार दिया गया है
312 के तहत। तो दोस्तों यदि सदन में कोई विधेयक प्रस्तावित हो और वह राज्य सूची पर आधारित हो, यानी कोई ऐसा विधेयक जो राज्य सूची के विषय पर वह प्रस्तावित हो, तो उस समय आपकी राज्यसभा की सहमति आवश्यक होती है। जब तक राज्यसभा उस पर सहमति नहीं देगा वह विधेयक आपका पारित नहीं होगा। फिर आपका जो 312 है अखिल भारतीय सेवाओं के लिए, जैसा कि आप जानते हैं कि जो अखिल भारतीय सेवाएं होती हैं वो आपकी IAS होती है, IPS होती है और IFS होती है। तो दोस्तों ये आपकी इस समय 3 महत्वपूर्ण आपकी अखिल भारतीय सेवाएं हैं। यदि इसके बाद भी कोई आप किसी पद का सृजन करना चाहते हैं तो उसमें आपकी राज्यसभा की सहमति आवश्यक होती है। जब तक राज्यसभा उसमें सहमति नहीं देगा, इन तीनों के बाद कोई आप पद सृजित नहीं कर सकते हैं। दोस्तों राज्यसभा में जो विपक्ष होता है, तो विपक्ष का जो वर्णन है दोस्तों, विपक्ष की बात कब आई, तो 1977 के बाद यह स्थिति बनी थी विपक्ष की। और वर्तमान में देखा जाए तो मल्लिकार्जुन खड़गे राज्यसभा में विपक्ष के नेता हैं। तो मल्लिकार्जुन खड़गे इसमें वर्तमान में विपक्ष के नेता हैं। दोस्तों आपको अभी हमने बताया कि जो राज्यसभा की पहली बैठक हुई थी तो वह हुई थी 13 मई 1952 को, और 23 अप्रैल 1954 को जो आपको काउंसिल ऑफ स्टेट नाम दिया गया था, इसके नाम को बदल के राज्यसभा घोषित कर दिया गया था। फिर आपके साथ में ही आपकी लोकसभा का भी गठन हुआ था। तो 17 अप्रैल 1952 को आपका लोकसभा का गठन हुआ था, जबकि आपको अभी हमने बताया कि 3 अप्रैल 1952 को आपकी राज्यसभा का गठन हुआ था। और दोस्तों ये दोनों की बैठक पहली बार 13 मई 1952 को हुई थी। फिर दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। यदि वीडियो आपको अच्छी लगी है तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और बेल आइकन जरूर दबा लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।